सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप बेटे। ये जो वीडियो आज हम देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में आप पार्ट 4 कन्याकुमारी की यात्रा आज की आखिरी जो व्याख्या भाग है उसे देखेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा व्याख्या भाग पूर्ण हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इस वीडियो में, लेकिन साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पार्ट 4 कन्याकुमारी की यात्रा। आज हम पढ़ेंगे अंतरीप के आकर्षण, यानी कि कन्याकुमारी में देखने योग्य और क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में जानेंगे कि विवेकानंद शिला मंडप के अलावा लेखक ने कन्याकुमारी में और क्या क्या देखा, क्या क्या लेखक को आकर्षित किया। ठीक है, तो देखिए, लेखक बताते हैं कि जो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु का एक बहुत छोटा सा कस्बा है। कस्बा मतलब होता है छोटा शहर, टाउन। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा शहर है जिसकी आबादी लगभग 5-6 हजार के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। अब ये तीन तरफ मैंने बताया था ये समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी आंधी तूफान में या जब ज्वार भाटा आता है जब समुद्र के अंदर, जिसे आप टाइड्स कहते हैं, समुद्र के अंदर जब लहरें काफी उफान पर जाती है, काफी ऊपर की ओर जाती हैं, ऊपर नीचे लहरें होती हैं, है ना, उस समय भी कन्याकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता, क्या कारण है? तो बताते हैं कि कन्याकुमारी का जो है ना, यहाँ का जो भूभाग है वो ऊंचाई पर है, यानी कि कन्याकुमारी थोड़ी ऊंचाई पर है, इसीलिए आंधी तूफान में और ज्वार भाटा के समय कन्याकुमारी पूरी तरीके से सुरक्षित है। फिर लेखक बताते हैं यहाँ पर एक बाजार है और उस बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, कई दुकानें हैं। उन दुकानों में सागर से मिलने वाली जितनी चीजें होती हैं, जैसे शंख, मोती, सीप, ये वहां मिलते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, शंख सीप से बनी चीजें वहां ज्यादातर प्रचुर मात्रा में मिलती हैं और लोग उन्हें खरीदकर सौगात के रूप में, सौगात मतलब एक भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में अपने सगे संबंधियों के लिए लेकर जाते हैं। जब हम जाते हैं किसी जगह पर तो लेकर जाते हैं ना चीजें, खरीदकर अपने रिश्तेदारों के लिए, जो भी वहां की फेमस होती है। तो यहाँ भी कन्याकुमारी से भी लोग शंख और सीप की से बनी चीजें खरीदकर लेकर जाते हैं। कन्याकुमारी का जो मुख्य आकर्षण है, सबसे ज्यादा जो आकर्षित करता है वो क्या है? वो है त्रिसिंधु सुषमा, यानी कि त्रिसिंधु, 3 सिंधु जो यहाँ आकर मिल रहे हैं ना, वो सुंदरता देखने योग्य है। और तीन समुद्र, जैसे कि मैंने पहले बताया, फिर ध्यान दिला रही हूँ, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इन तीनों का जो संगम है उसने इसकी कन्याकुमारी की शोभा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लेखक कहते हैं ये 3 जो समुद्र हैं, ये जो यहाँ मिल रहे हैं ना, इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये तीनों भारत माता के चरणों की वंदना में दिन रात लगे रहते हैं, लगातार बिना रुके लगे ही रहते हैं हमेशा। ये जैसे लहरें चलती है ना, ऊपर नीचे उठती हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत माता, आप जानते ही हैं कि भारत में उत्तर की तरफ जो हिमालय है उसे कहा जाता है कि भारत का मुकुट है। भारत माता जो है उनका मुकुट है हिमालय। तो नीचे जो दक्षिण की तरफ उनके पैर है और पैरों में ये तीनों सागर, ऐसा लग रहा है जैसे उनके पैरों की वंदना कर रहे हैं, उनके पैरों को छूकर जा रहे हैं भारत माता की। ठीक है, तो ऐसा लेखक ऐसी कल्पना करता है। यहाँ दूसरी चीज जो लेखक को बहुत अच्छी लगती है, पहली चीज क्या लेखक को अच्छी लगी? पहली चीज अच्छी लगी त्रिसिंधु सुषमा, यानी कि 3 सिंधु जो यहाँ मिल रहे हैं वो लेखक को बहुत आकर्षित करते हैं। यहाँ से जो सागर गर्जन और सागर नर्तन का, सागर गर्जन यानी कि जब सागर गरजता है, तेज आवाज सागर की, जब लहरें चलती हैं और जब लहरें ऊपर नीचे उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सागर नृत्य कर रहा है। वो दृश्य देखकर भी लेखक मोहित हुए बिना नहीं रहता। और ऐसा लगता है जब ये इसकी जो लहरें हैं वो किनारे से कभी तो धीरे धीरे,
चलती हैं, कभी बहुत उफान पर तेज, है ना। तो ये जो कभी प्रचंड रूप ले रही है, कभी धीरे चल रही है, ये जो लहरें हैं, इन लहरों से जो आवाज आ रही है, जो मधुर, बहुत ही सुंदर जो आवाज, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसके आगे 7 सुरों का, सरगम के जो 7 सुर होते हैं, है ना, वो भी फीके नजर आते हैं। इतना सुंदर लगता है लहरों की आवाज सुनाई देना। उसी के साथ साथ और लेखक को क्या अच्छा लगता है, लेखक को रंग बिरंगी जो बालू है, जो रेत है, रंग बिरंगी जो किनारों पे बिछी हुई है, वो लेखक को मोहित करती है। जगह जगह जो काले रंग की जो चट्टानें बिखरी हुई हैं, वो लेखक को आकर्षित करती हैं। यही नहीं, किलोमीटर दूर तक फैला हुआ नील वर्ण यानी कि नीले रंग का जो पानी ही पानी है, उसे देख लेखक बहुत ही आनंद से भर जाता है। और उस जल के अंदर जो नाव इधर से उधर बहुत सारी जो नाव डोलती दिख रही हैं, उसे देखकर ना केवल लेखक बल्कि जितने भी दर्शक वहां आए हैं, जितने भी प्रकृति प्रेमी वहां आए हैं, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, वो भी आकर्षित हुए बिना नहीं रहते, ये कहते हैं। उसके बाद है सूर्य दर्शन। सूर्य दर्शन का दृश्य लेखक कहता है बहुत ही सुंदर है। कन्याकुमारी का जो सूर्य दर्शन है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। सूर्योदय और सूर्यास्त, ये 2 ऐसे रूप यहाँ दिखते हैं सूर्य दर्शन के, सूर्योदय और सूर्यास्त का, इतने सम्मोहित कर लेते हैं ये कि संसार में और कहीं से भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। लेखक बताते हैं कि जब वो विवेकानंद शिला मंडप से वापस लौटे कन्याकुमारी के घाट पर, उसके किनारे पर, तब सूर्यास्त का समय था। अस्ताचलगामी मतलब अस्त होता हुआ सूर्य देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही आए हुए थे, है ना। और सूर्यास्त में अभी थोड़ी देर थी, अभी सूर्यास्त हुआ नहीं था, लेकिन लोगों की टोलियां सूर्य देखने के लिए, सूर्यास्त को देखने के लिए जो दर्शकों की जो टोलियां थी, वो यहाँ पर पहले से ही पश्चिमी छोर पर, क्योंकि पश्चिम में होता है ना सूर्यास्त, तो पश्चिमी छोर पर इकट्ठी हो गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मेला लगा है यहाँ पर। ठीक, तो ये लेखक ने अपना पूरा वर्णन दिया जब वो कन्याकुमारी गए थे कि क्या क्या उन्होंने देखा। विवेकानंद शिला मंडप के बारे में, है ना, वहां पर जो बाजार है उसके बारे में, त्रिसिंधु सुषमा के बारे में, और जो सूर्य दर्शन है उसके बारे में, इन सब के बारे में कन्याकुमारी में जो जो आकर्षित करने वाली चीजें थी, उन सब का विस्तृत वर्णन लेखक ने अपने इस पाठ में किया। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें क्या समझाना चाहा कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने हमें प्रेरित किया, है ना। उन्होंने हमें बताया कि यात्रा से कितना सुख मिलता है, कितने आनंद की अनुभूति होती है, कितना अच्छा महसूस होता है। तो उन्होंने हमें भी प्रेरित किया कि हमें भी यात्रा करनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने हमें भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, कि भारत जो है वो इतनी विभिन्नताओं का देश है, उससे भी हमें परिचित करवाया। ठीक, तो ये था हमारा पाठ। अब आपका गृह कार्य में ज्यादा नहीं दे रही हूँ मैं, ये हमारी लास्ट वीडियो है एग्जाम से पहले की, है ना। इसके बाद हम एग्जाम्स के बाद पढ़ेंगे आगे। तो सिर्फ 2 शब्दार्थ, एक है प्रकोप का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध आना या शोभ, उसका वाक्य बनाएंगे। और दूसरा है एकत्र मतलब इकट्ठा। तो 2 वाक्य बनाने हैं आपको, बहुत आसान है। और एक प्रश्न करना है। प्रश्न है आपका, विवेकानंद शिला मंडप से होकर जब लेखक कन्याकुमारी के घाट पर पहुंचे, तब उन्होंने वहां क्या देखा। तो जब उन्होंने शिला मंडप से आए वापस, तो उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा कि सूर्य अस्त का समय हो चला था, अभी सूर्यास्त हुआ नहीं था, है ना। और इस सूर्यास्त के दृश्य को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। ऐसा लग रहा था, टोलियां पे टोलियां आ रही थी लोगों की, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा है।
ठीक है, तो ये देखा, इस तरीके से हमारे 5 लघु प्रश्न पूरे हो गए। ये हमारा आखिरी और 5वां लघु प्रश्न है। इस पाठ के केवल 2 दीर्घ प्रश्न बचे हैं और पाठ अभ्यास बचा है। उसके बाद ये पाठ हमारा पूरा हो जाएगा। तो 2 दीर्घ प्रश्न और इस पाठ का जो पाठ अभ्यास है किताब के पीछे जो दिया हुआ है वो हम आपके एग्जाम्स के बाद करेंगे। ठीक, और अगर कोई दिक्कत है तो आप क्या करने वाले हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे।